तो क्वेश्चन इस तरीके से बेटा, एक आपने शेल लिया, ये शेल पे चार्ज यूनिफॉर्म है, शेल का रेडियस r, चार्ज q अज्यूम किया, और शेल से डिस्टेंस से 3r पे एक छोटा सा डायपोल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डायपोल। पॉइंट डायपोल और q के बीच का इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। बेसिकली ये डायपोल आपका इस शेल पे कितना फोर्स निकालेगा, अप्लाई करेगा, वो बताना है आपको। ठीक है, तो अब बताइए भाई कैसे ट्राई किया जाए इस क्वेश्चन को। तो भाई देखो, डिस्कशन ऐसा आता है कि डायपोल एक मिनट सोचो भाई, कूलम सॉ तो नहीं लगेगा कि दोनों पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट डायपोल है तो पॉइंट चार्ज नहीं है, एक तो पूरा का पूरा शेल है। पर बढ़िया चीज बच्चे ये है कि ये डायपोल आपने यहाँ रखा, ठीक, ये डायपोल पी है, यहाँ पे शेल है या पॉइंट चार्ज है, कभी पी को नहीं पता लगने वाला। पी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, जो नेचर है, वो उसको पॉइंट चार्ज जैसे दिखेगा, और उससे ऐसा लगेगा कि पॉइंट चार्ज कितनी डिस्टेंस पे रखा है, 3r डिस्टेंस पे। क्लियर? तो अगर पूछो जैसे डायपोल, अब पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स आएगा तो सबको पता है, ये जो पॉइंट चार्ज है उसमें फोर्स कितना होगा, क्यू। क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बेटा, डायपोल के। अब क्यू चार्ज आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको लिखनी डायपोल की तो बताना एक्सिस पे कितनी आती थी, तो मैंने आपको क्लास में लिखा है 2kp डिवाइड बाय डिस्टेंस क्यू। तो आंसर सिंपल सा आ गया, 2kpq डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, 3r होल क्यूब। आंसर विल बी लाइक 2kpq डिवाइड बाय 3 का क्यूब करोगे तो आपका वैल्यू 27 r क्यूब। क्लियर? तो जो फर्स्ट हमने डिस्कशन किया था, अगर याद हो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ की शर्त ये थी कि जरूरी है कि दोनों चीजें नेग्लिजिबल साइज की हो। पर इस बार शेल है और डायपोल है तो भी वही बात बन जा रही है। रीजन क्योंकि आउटर फील्ड में ये आपका पोर्शन किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है यहाँ पे, इसलिए आप कभी भी कोई मैसेज देना तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो अच्छे से, फिर से। फिर उसके बाद बेटा अगर याद को, तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ एक तरीके से मैंने आपको डिस्कशन दिया था कि मल्टीपल चार्ज सिस्टम हो तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है ना? मल्टीपल चार्ज सिस्टम का अगर आपको फोर्स निकालना है तो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। अच्छा सा, ये बेटा आपने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था बच्चे, या फिर थोड़ा सा चीजों को आसान करना चाहो, 3D में विजुलाइज करना, तो आपने बच्चे एक स्क्वायर लिया। ठीक है ना? ये आपने चार्ज क्यू लिया, ये चार्ज क्यू लिया, ये चार्ज क्यू लिया, ये चार्ज क्यू लिया, और बच्चे यहाँ पे सिंपल से आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज रखा क्यू नॉट। क्लियर? ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट बेटा रखते हो, डायमेंशंस आपने ए लिख ले, और ये जो हाइट बच्चे आपने ली थी वो a/√6 लिख ली। क्लियर? पक्का? तो अब मैं बात करूं बेटा, क्या ये सारे चार्जेस मिलके कुछ फोर्स लगा रहे होंगे? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, मैं स्टेप वाइज जो जो थ्योरी पॉइंट पढ़े थे उस पे एक एक क्वेश्चन आप लोग को कराता जा रहा हूं। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट। ओके, सोचो बेटा, बताइए बेटा। तो सबको क्लियर है बेटा कैसे करना है? देखो बाई सिमेट्री अगर देखो अच्छे से, तो ये सबके जो चार्जेस आ रहे हैं, क्यू और क्यू नॉट का पेयर दिख रहा है आपको, क्यू क्यू नॉट का पेयर सबका बनेगा। ओके, तो के क्यू क्यू नॉट वाला तो टर्म सेम। तुमने सिमेट्री मेंटेन करी तो ये डिस्टेंस जो आप बनाओगे ना, देखो अच्छे से दिखेगी, ये जो ग्रीन डिस्टेंस आपको दिख रही है बेटा, इसको मैं एक्स मान लूं, तो सबका जो फोर्स आएगा बेटा, एक तो रिपल्सिव आएगा, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और टेक्निकली अगर तुम देखोगे तो ऐसे बेटा आपके पास 4 वेक्टर आएंगे। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ, टोटल ऐसे 4 वेक्टर आएंगे। अगर ये एफ है तो सबको पता, अगर ये एफ है और इस एंगल को बच्चे मुझे नहीं पता है कितना है थीटा, तो इसको मैं एफ कॉस थीटा लिख दूं। इस फोर्स का एक वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट कितना आएगा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल आएगा। बच्चे जो हॉरिजॉन्टल आएगा ना, वो देखो ध्यान से, तो अलोंग डायगोनल है। तो मेरे पास एक एफ कॉस थीटा आएगा या ऐसे 4 एफ कॉस थीटा आएंगे? सर आपके पास ऐसे 4 एफ कॉस थीटा आएंगे। तो नेट बेटा अगर लिखूं तो 4f cos थीटा का जो फोर्स आएगा वो अप आएगा, और जो f sin थीटा आएंगे बेटा वो सारे कैसे आएंगे बेटा, वो भी 4 आएंगे। पर ध्यान से देखो, सबका जो फोर्स आएगा f sin थीटा वाला, f sin थीटा अलोंग डायगोनल आएगा,
तो सबका फोर्स पेयर में कैंसिल होगा, तो एफ साइन थीटा वाला जो पूरा टर्म होगा ये मिलकर 0 बन जाएगा। तो मेरे पास जो फोर्स बचेंगे वो 4f cos थीटा, सबके कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। क्लियर? डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब दूसरी बात, फोर्स आएगा कितना, तो k q नॉट डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस स्क्वायर लिख दीजिए। अच्छा cos थीटा कितना होगा बच्चे, अच्छे से देखो तो cos थीटा देखने में ऐसा लग रहा है कि a डिवाइड बाय √6 डिवाइड बाय x आ जाएगा, है ना। तो भाई ये वैल्यू आपके पास रेडी, तो आंसर क्या बन गया, 4k q नॉट a डिवाइड बाय √6 तो था और एक x क्यूब और आ गया। तो बच्चे ने कहा सर x वाली टर्म निकालें क्या? बच्चे देखो ध्यान से, ट्राइंगल जो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, ये वाला x वाला, ये a बाय √6, ये इसका बेस a बाय √2 आएगा, आएगा ना। और पाइथागोरस थ्योरम लगे कि बेटा ये तो 90 डिग्री, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा उससे प्लेन से 90 डिग्री पे। तो बताओ क्या आप यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हो? तो x स्क्वायर विल बी लाइक a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 6। इसको क्या लिख सकते हो, 3a स्क्वायर बाय 6 लिख सकते हो ना। 3a स्क्वायर बाय 6 प्लस a स्क्वायर बाय 6 कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर बाय 6। तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, 2a डिवाइड बाय √6। तो टेक्निकली जो x था अगर आप उसकी वैल्यू रखोगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। डाउट तो नहीं बेटा? तो हमारे पास सबसे पहला ध्यान रखना, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, सबसे पहले कूलम्स लॉ था, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो मैकेनिक्स में आते थे। अब मैकेनिक्स में एक क्वेश्चन बेटा मैं आपको इलास्टिसिटी से रिलेट करके दिखाऊं, तो बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा भी गया है। आपने क्या किया बेटा, एक थिन मेटालिक वायर ले लिया, एक एक करके देखते जाओ, ये मेटालिक वायर है, थिन है। अच्छा ये जो थिन था बेटा जो आपने लिया था, इसकी आप कुछ रेडियस मान लीजिए। तो रेडियस बेटा आपने मान ली सर लगभग 10 सेंटीमीटर आ रही है, दिखता जा रहा है। इस रिंग पे बेटा मैंने जो चार्ज एज्यूम किया वो सिंपल सा पाई कूलम मान लिया। इससे इस पे चार्ज कितना था, सब पाई कूलम, है ना, ये दिख रहा है, यस सर, ये पाई कूलम आपने चार्ज ले लिया। अब आप बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज लाके रखते हो। मान लो बच्चे आपने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लाके रखा, इस तरीके से ये पॉइंट चार्ज रख दिया। ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट था और क्यू नॉट की वैल्यू बच्चे आपको बता दी यहाँ पर कितनी आ रही है, 10⁻⁻8 कूलम मान लीजिए। इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब आपने यहाँ पे क्यू नॉट 10⁻⁻8 कूलम लिया, क्यों लिया? जैसे बेटा क्यू नॉट लाके रखोगे तो ये रिंग क्या हो जाएगी, जरा सोचो ठंडे दिमाग से, ये रिंग एकदम से एक्सपेंड करेगी। क्यों एक्सपेंड करेगी? क्योंकि जितने भी प्लस प्लस होंगे वो पेयर में छोटे छोटे प्लस क्या इस क्यू नॉट से रिपल्शन ले रहे होंगे, यस सर। रिपल्शन लेने से बेटा क्या बाहर तो भाग के नहीं चला जाएगा, इसके पास वाले साथी उसे खींचेंगे, बाहर जाने से रोकेंगे। तो जो टेंसाइल फोर्स आएगा उससे रिंग जो होगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ये रिंग जो आपने ली है, जिस पदार्थ की, जिस मटेरियल की बनी है, उसका यंग मॉडुलस आपको बता दिया गया। उसका यंग मॉडुलस बेटा आपको 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो मुझे सिंपल से बताना बेटा, ये जो रिंग ली है उसका रेडियस में कितना चेंज आएगा, फाइंड चेंज इन रेडियस ऑफ द रिंग। एक चीज और है बच्चे, जो रिंग है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, रिंग को काटोगे ना, जैसे अपनी पेंसिल को कट करो तो उसको राउंड जैसा दिखेगा, है ना, या पेन उसको कट करो तो उसका एक सर्कल दिखेगा। तो जब आप इस पाइप को कट करते हो तो इससे क्रॉस सेक्शन एरिया जो था बेटा आपको बता दिया गया था, बहुत ही जरा सा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सिंपल मिलीमीटर की डायमेंशन का होगा तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर का आ गया। तो क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया था कि भाई यहाँ पर चेंज इन रेडियस कितना होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको बहुत बार ऐसे में एग्जाम्स में मिलेगा और बढ़िया डिस्कशन। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखें। तो ये थर्ड एग्जांपल जो बेटा मैंने पिक किया, मैंने पहला पिक किया कूलम्स लॉ से रिलेटेड, दूसरा पिक किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, तीसरा बच्चे मैंने इसको मैकेनिक्स से रिलेट किया। अब बात आती है मैकेनिक्स का क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अच्छे से, आप देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ये जो आपने बच्चे रिंग लिया यहाँ पर दिख, ये रिंग पॉइंट चार्ज तो है नहीं, और कूलम्स लॉ के हिसाब से पॉइंट चार्ज का डिस्कशन पक्का है हमें।
तो मैं अगर बच्चे यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट बनाऊं, दिख रहा है ये एलिमेंट कितनी लेंथ का होगा, सबसे छोटी सी लेंथ मान लेते हैं, कितना ले लिया बेटा, dx ले लिया। सर टोटल इस पे कुछ चार्ज आ रहा होगा, यस सर, कुछ चार्ज dq मान लेते हैं। ये dq चार्ज और q नॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे, r है। तो क्या df फोर्स आ रहा होगा, यस सर। df निकाले बच्चे, कितना आएगा, df आएगा k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। k तो ठीक है, एक चार्ज q नॉट ठीक है, चार्ज बेटा कितना आ जाएगा, dq डिवाइड बाय डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस स्क्वायर। तो df की वैल्यू बच्चे आ गई k q नॉट dq डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये क्लियर है। अब अगली लड़ाई है कि dq कैसे निकाला जाए। dq बेटा अगर तुमने dx लिख लिया है तो एक बात समझो अच्छे से, पूरी रिंग पे चार्ज कितना था बच्चे, पाई, तो उसकी लेंथ अगर देखोगे तो 2 पाई आर, 2 पाई आर पे अगर चार्ज पाई है तो यूनिट पे चार्ज कितना हो जाएगा, 1/2 आर। ठीक, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा dx डिवाइड बाय 2r। तो जो dq चार्ज तुमने लिखा वो वैल्यू कितनी आ गई, dx डिवाइड बाय 2r। जितना बड़ा होगा उतना चार्ज बड़ा ज्यादा आएगा, नहीं तो चार्ज आप dq लिख के छोड़ दीजिए। जरा df देखिए बच्चे कितना है यहाँ पर, df इज इक्वल टू k q नॉट, dq कितना हो जाएगा बच्चे, dx डिवाइड बाय 2r और एक r स्क्वायर नीचे और आ गया। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना आपका, k q नॉट डिवाइड बाय 2r क्यू इनटू dx। क्लियर। अब बच्चे का तुम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखो, तो क्या तुम्हें लगता है ये जो छोटा सा एलिमेंट तुमने लिया था, ये एलिमेंट क्या सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ऑब्वियसली, भले छोटा सा ही पर कुछ तो एंगल सबटेंड करेगा ना। वो एंगल बच्चे आपने कितना मान लिया, डी थीटा। अगर डी थीटा इसको लिखो और इसको dx लिखो और इसको r लिखो, तो मेरे ख्याल से 6-7 क्लास के फॉर्मूले से आपको पता है डी थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, बोलिए बच्चे, डी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो df की वैल्यू बच्चे जो dx आ रहा था उसको क्या लिख सकते हो, r डी थीटा। तो आपके पास df का फॉर्मूला आ गया, बोलो k q नॉट डिवाइड बाय 2r क्यू और dx की वैल्यू r डी थीटा लिख दीजिए। कुछ कैंसिल होगा, यस सर। तो k q नॉट डिवाइड बाय 2r स्क्वायर इनटू डी थीटा, ये आपका बेटा df आ गया। अब बच्चे जो तुमने रेड एलिमेंट बनाया ना, देखो ये सब बाहर क्यों नहीं निकल जा रहा है, सर नहीं, साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे उन्होंने उसको खींचा होगा। ये रिंग टेंसाइल फोर्स से थोड़ी सी स्ट्रेस्ड होगी। क्या टेंसाइल फोर्स बेटा अगर देखें तो कुछ आ रहा है यहाँ पर, तो देखा जाए डायग्राम बड़ा सिंपल सा बनेगा। ये जो तुमने रेड एलिमेंट बनाया था उसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ, दिख रहा है, ऐसे देख लो, वहां पे घिच पिच मत करो, यहाँ देखो। सो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। बाहर की तरफ फोर्स कितना आ रहा है बच्चे, डीएफ। साइड से कितना आ रहा है बच्चे, टी टी। तो सबको पता, अगर आप सॉल्व करोगे तो अंदर सेंटर की तरफ आपके पास एक साइड से टी साइन डी थीटा बाय 2 आएगा, एक से साइड से टी साइन डी थीटा बाय 2 आएगा, और टी कॉस डी थीटा बाय 2 वाले आउटवर्ड फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। ये फोर्स तो कैंसिल हो गया। तो अब बताना, जो आपका आउटवर्ड फोर्स था कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या 2t sin d थीटा बाय 2 से बैलेंस हुआ, ऑफ कोर्स, तभी तो बाहर नहीं जा रहा। df की वैल्यू बोलो तो कितनी थी, k q नॉट डिवाइड बाय 2r स्क्वायर d थीटा। और अगर एंगल स्मॉल होता है तो सबको पता है बेटा sin d थीटा बाय थीटा, sin थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा, तो d थीटा बाय 2 कॉमन आ गया। ऐसा करने से 2 कैंसिल, d थीटा कैंसिल, और बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया, t इक्वल टू k q नॉट डिवाइड बाय 2r स्क्वायर। जब देखा जाए बेटा वैल्यू क्या बनेगी, k कितना हो गया, 9 इंटू 10⁹9। q नॉट बेटा बताना, सेंटर पे जो चार्ज रखा था कितना था, q नॉट की वैल्यू थी 10⁻8 डिवाइड बाय 2। r स्क्वायर बेटा लिखोगे, रेडियस कुछ दी गई थी आपको क्या, यस सर, रेडियस 10 सेंटीमीटर थी, तो उसको सिंपली लिख सकते हो बेटा 0.1 इंटू 0.1। तो बड़ा प्यारा सा आंसर आया, ऊपर आ गया 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 इंटू पॉइंट, सिंपल 2 इंटू, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो 10⁻²। तो बच्चा आंसर क्या आ गया, सर फोर्स तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 4500 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। जाहिर सी बात है, इतना फोर्स लाओगे तभी तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग दिखेगी भी उसमें। अब आपको याद है बेटा, ये जो तुमने रिंग बनाई थी, अच्छे से समझो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया, इसे कट मारोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखेगा,
ए मान लें, तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सर टेंसाइल फोर्स कितने का है, 4500 का, और क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा आपको दिया गया था शायद, क्रॉस सेक्शन एरिया देखो कितना था, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 10⁻⁻6 लिखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस लेवल का स्ट्रेस से भैया ऐसा ना हो कि रॉड टूट जाए, पर देखते हैं, वो तो ब्रेकिंग स्ट्रेस डिसाइड करता है, हमें तो नहीं पता। फिर उन्होंने आपको यंग मॉडुलस दिया था 2 इंटू 10⁻11, याद आ रहा है कुछ पुराने की बातें। स्ट्रेस जो होता है सिग्मा y इंटू स्ट्रेन होता है, ठीक। तो स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सिग्मा डिवाइड बाय वाई, सिग्मा 4.5 10⁻9, और बेटा y कितना दिया गया था आपको, तो 2 इंटू 10⁻11। इसको चाहो तो बेटा क्या लिख सकते हो, 9/4 है ना, इंटू 10⁻2। ये बेटा आपका स्ट्रेन है, और सबको पता है स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा तो पहले रेडियस जितनी थी और जो नई रेडियस, फ्रैक्शनल चेंज, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो 9/4 इंटू 10⁻2, और रेडियस बेटा आपको दी गई थी क्या, हाँ सर रेडियस क्वेश्चन दी गई थी, कितने आ रही थी, 0.1 0.1 मीटर के हिसाब से बेटा आपका आंसर आ गया 9/4 10⁻3। सर 9/4 मिलीमीटर रेडियस में चेंज आएगा, क्लियर। तो जो रॉड पहले थोड़ी सी छोटी सी थी, सेंटर पे थोड़ा प्लस करने से वो स्ट्रेच कर जाएगी, स्ट्रेच करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे। तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको दिए बेटा यहाँ पर, जो हमने प्रीवियस पढ़े थे उसी से रिलेट करते हैं। फिर अगला डिस्कशन बेटा हमने बना था फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस सबको क्लियर है अच्छे से। फील्ड लाइंस के बाद बच्चे फ्लक्स का डिस्कशन आया था। फ्लक्स में पॉइंट बेटा मैंने बताया था, कोई भी सरफेस हो तो उससे अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो ट्रिक क्या होती है, आपके पास 2 ट्रिक है। अगर क्लोज आ गई तो बहुत बढ़िया, अंदर इनक्लोज चार्ज निकाल दीजिए, और अगर गलती से ओपन सरफेस है तो फिर बेटा आपको इंटीग्रेशन से या फिर सिमेट्री से आंसर निकालना पड़ेगा, क्लियर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, अच्छा सा इधर, इधर। अब फ्लक्स पे आते हैं। तो हमारा डिस्कशन बेटा जैसे बढ़ा था, पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, फिर फील्ड लाइंस पढ़ी थी, फिर फ्लक्स आता है। तो फ्लक्स का एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, अच्छे से देखो। आपने बेटा यहाँ पर एक क्यूब लिया, क्लियर। ठीक, एक क्यूब बेटा आपने बनाया। अब इस क्यूब में बेटा क्या किया आपने, इसके इस कॉर्नर पे, जो कॉर्नर था, इस कॉर्नर के बिल्कुल पास में एक चार्ज क्यू नॉट रखा। इस क्यू नॉट को जस्ट इनसे जस्ट आउट अगर ले आओ, है ना, क्यू नॉट पहले कैसा था, कॉर्नर पे था, कहां पे था, कॉर्नर पे था, और कॉर्नर सेगमेंट से जस्ट इनसे जस्ट आउट की सिचुएशन में ले आओ, जस्ट इनसे जस्ट आउट की सिचुएशन में ले जाओ। तो मुझे बताइए बेटा, जो फ्लक्स है कैसा, ये जो आपकी सरफेस आ रही थी बेटा, मैं आपको शेड करके दिखा देता हूं। ये जो सरफेस थी बेटा, क्लियर, जस्ट इनसे अगर जस्ट आउट ले जाते हैं तो ये जो ग्रीन सरफेस है, इससे पास करने वाला फ्लक्स का चेंज बताइए बेटा, फाइंड चेंज इन फ्लक्स। ये जो ग्रीन सरफेस है, जस्ट इनसे जस्ट आउट ले जाए, समझते बेटा, डिब्बा लो, डिब्बे के कॉर्नर पे बिल्कुल चार्ज को रखना है, लेकिन पहले थोड़ा सा अंदर था, अब थोड़ा सा बाहर निकाल लेते, क्लियर। तो उस केस में बताइए बेटा फ्लक्स क्या हो, फ्लक्स में चेंज क्या आएगा। तो बेटा एक बात समझो, अगर आप इसे इनिशियल फ्लक्स सोचे, इनिशियल फ्लक्स बेटा ग्रीन सरफेस से कितना होगा, तो आप समझो, तुम अगर एक सरफेस के बिल्कुल पास में चार्ज को रख दोगे यहाँ पर, तो इससे पास करने वाली फील्ड लाइंस तो बेटा पेनिट्रेट ही नहीं कर रहे होंगे ना। तो इनिशियली अगर पूछा जाए तो इससे पास करने वाला फ्लक्स कितना था बच्चे, जो ग्रीन सरफेस है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ग्रीन सरफेस इनिशियली, इनिशियली कितना था,
इस ग्रीन सरफेस, इस ग्रीन टाइल से कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा? 0, क्योंकि पक्की बात है बेटा कोई भी लाइन इस ग्रीन सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही होगी। लेकिन अगर मैं पूछूं इनिशियली, है ना, मैं सारी बातें कब की बात कर रहा हूँ बेटा? बाहर निकालने से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पूछूं सर फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, तो क्यूब तो एक क्लोज सरफेस है। क्यूब से पास करने वाली फील्ड लाइंस का फ्लक्स अगर देखोगे तो इनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करेगा, वो क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ठीक है सर, मैं बात समझ गया आपके। अब मुझे बताना बेटा, जहां पे ये कॉर्नर पे रखा है वहां पे उससे सटी हुई, समझ रहे हो ना, बिल्कुल टच करती हुई 3 सरफेस होंगी। ये देखो, ये येलो वाला भी उसके कॉर्नर से, क्योंकि कोई भी कॉर्नर 3 सरफेस को टच कर रहा होगा तो 3 सरफेस उस कॉर्नर पे टच हो रही होगी। पहचान सकते हो? ये 3 सरफेस आ गए बेटा, दिख रहा है? इन तीनों के लिए फ्लक्स कितना होगा बेटा? तीनों के लिए फ्लक्स 0 होगा। दिख रहा है ना? इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, और ये जो पीछे बना है ये 0। फिर बचे कौन से? तो अगर तुम रूम में बैठे हो तो जस्ट सोच के देखो, अपने रूम में कॉर्नर पे पॉइंट देखो तो उससे 3 सरफेस मैच कर रही है, और जहां पे कॉर्नर में दरवाजा है वहां पे पॉइंट चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पे रख दो, तो जिससे वो टच हो रहा होगा उससे तो फ्लक्स नहीं पास करेगा, पर बाकी 3 से फ्लक्स पास करेगा। 3 समझ गए ना? बाकी कौन से? एक ये वाला, एक ये वाला, और एक आपकी तरफ। तो वो तीनों बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो रिमेनिंग जो सरफेस होंगी, जो रिमेनिंग वॉल्स होंगी, उनसे कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और हर वॉल से कितना पास करेगा? तो आप बोल दोगे सर 1/3 बना दें। तो जो अदर वॉल्स होंगी, जरा बेटा मैं ये वाली वॉल बना देता हूँ, किस कलर से? ये बेटा मैंने यहाँ पिंक वॉल बना दी, दिख रहा है? क्लियर? तो पक्की बात अगर पूछो, ये जो पिंक वॉल है इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा होगा, तो रिमेनिंग वॉल से बेटा कितना पास करेगा? तो आप कह दोगे सर क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो पिंक बेटा आपने बनाया उससे कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब मजेदार बात बेटा ये है कि तुम अगर इसे बिल्कुल जरा सा बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम इसे बॉक्स बनाओ, और बॉक्स बनाने के बाद इसको बहुत जरा सा बाहर ले आके रख दो बेटा। अब जरा बताना फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना हो जाएगा? सर अब तो फ्लक्स थ्रू क्यूब 0 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब 3 फेसेस होंगे। 3 कौन से बेटा? जो फार वाले होंगे उन तीनों का फ्लक्स एक जैसा, जो टच वाले होंगे उनका फ्लक्स तीनों का एक जैसा, और ये सम 0। बेटा थोड़ा सा अगर क्यू नॉट को यहां से उठा के बेटा बाहर अगर ले भी जाओगे तो पिंक का फ्लक्स चेंज होगा क्या? ना सर, नहीं चेंज होगा। तो जो फार वाले होंगे उनका अभी भी फ्लक्स कितना होगा? सर उनका अभी भी फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एक का होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताओगे बेटा जो टच करने वाली वॉल्स होंगी उनका फ्लक्स, तो क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में आ गया ना, तो जो टच करने वाली वॉल्स होंगी उनका फ्लक्स अब कितना हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे बताना, पहले वो जो ग्रीन वॉल थी जिसको टच कर रहा था उससे फ्लक्स कितना पास कर रहा था? 0। अब कितना हो गया? माइनस क्यू नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो बताना चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? तो आंसर सिंपल सा, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड आंसर विल बी लाइक माइनस क्यू नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये बच्चे मैंने आपको एक तरीके से फ्लक्स का डिस्कशन दिया। पॉइंट पक्का है बच्चे? तो हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर को अगर देखें तो हम इसी ऑर्डर में बढ़े थे। हमारा ऑर्डर बेटा पहले कूलम्स लॉ का था, कूलम्स लॉ के बाद हमारा ऑर्डर बच्चे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का था, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चेंज मैकेनिक्स के क्वेश्चन पे आया, और फिर हम फ्लक्स पे आए। फ्लक्स सबको पता है बेटा, ओपन सरफेस का फ्लक्स कितना होता है बेटा? वो हमें निकालना पड़ता है ई डॉट ए से। और अगर आपने बेटा क्या करा यहाँ पर, सिंपल सा क्लोज सरफेस ले ली, तो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था। फिर याद है बेटा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज पढ़ा। ये सब पढ़ने के बाद बेटा आपने चीजों को आगे बढ़ाया, और फिर आपने कहा हमें पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? ये पॉइंट पक्का है? अब अगर बच्चे मैं एक छोटा सा डिस्कशन दूं यहाँ पर, मैं एक आपको
क्वेश्चन देता हूँ लाइन चार्ज की फील्ड का, क्योंकि हमने इस गॉस लॉ में लाइन चार्ज का डायरेक्शन पढ़ा था। बेटा मैंने क्या किया, स्क्यू लाइंस समझते हैं ना, स्क्यू लाइंस बेटा आपने यहाँ पे एक लाइन चार्ज लिया, ये बेटा जो कॉपी बनी है ना इससे 90 डिग्री पे आ रहा है लैम्डा वन। ये कैसा है बेटा, लॉन्ग लाइन चार्ज है, लॉन्ग के साथ साथ कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक, स्क्यू लाइंस याद है बेटा क्या होता है, तुम अपने हाथ में दो पेन लो, है ना, दो पेन ऐसे रखो बेटा, समझो, एक पेन कॉपी पे रखो और एक पेन कॉपी से ऊपर उससे 90 डिग्री पे रखो, तो ये लाइंस कैसी होती है बेटा, परपेंडिकुलर तो है, कैसी है, परपेंडिकुलर तो है पर इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो अगर मैं स्क्यू लाइंस बेटा लूं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेता हूं बेटा, एक लाइन चार्ज बच्चे आप इसके साथ ऐसा रखिए, प्लेन चेंज कर दिया बच्चे। अब अगर प्लेन चेंज कर देते हो और ये बेटा आपके पास प्लस चार्ज आ रहा है, आपने इसको भी प्लस ले लिया, क्लियर, और ये बेटा लैम्डा टू ले लिया। सपोज करो बेटा ये जो दो लाइन चार्ज थे इनके बीच का डिस्टेंस बेटा मैंने कितना ले लिया, स्मॉल आर, क्लियर। तो क्वेश्चन बेटा सिंपल से पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा कुछ डिस्कशन है, फाइंड द कूलम्बिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन लाइन चार्जेस। ये जो लाइन चार्जेस बेटा आपने लिए इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बताइए क्या होगा, फेयर, सोचिए। तो हमारे पास बेटा जिसके बाद पॉइंट बचते हैं वो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे रिलेट किया जाता है, और लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अप्रोक्सीमेटली आप मान के लिए दोनों चैप्टर्स की समरी कंप्लीट होगी, आप इसके बाद कैप्चर बचता है वो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जरा बताइए इसका क्या डिस्कशन आएगा। तो बेटा जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आपको याद है, मैं आपको इसका सोल्यूशन लिखता हूँ बच्चे, अच्छे से देखो। जब आप लाइन चार्ज लेते थे, ये लाइन चार्ज बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर है, अगर पूछे इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो यहाँ बेटा मैं ऐसे डॉटेड शो कर देता हूँ, मैं अभी नहीं मान रहा कुछ है, ऐसे मान लो सर, यहाँ पे फील्ड बताइए कैसी होगी, तो आप कहोगे सर हमेशा कहीं पर भी देखेंगे, मैंने बेटा कन्वेंशन फॉलो किया है कि हमेशा लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेड से शो किया, ये रेड आ गया। ये आपका एक लैम्डा वन था चार्ज, मान लेते बच्चे डिस्टेंस कितनी है बेटा, कुछ तो डिस्टेंस होगी, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस डिस्टेंस को बच्चे में पी लिख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है बेटा यहाँ कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड, और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, और डिस्टेंस पी लिखी है आपने, क्लियर। अच्छा यहाँ पे अगर मान लो बच्चे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रखा हो, सब पॉइंट चार्ज रखा होगा तो फोर्स लगेगा, मान लेते पॉइंट चार्ज था कितने का, डीक्यू का, तो इस छोटे से चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, डीएफ इज इक्वल टू डीक्यू इनटू ई, से पॉइंट चार्ज है, ठीक मान गए, ये तो आर डिस्टेंस फिक्स थी, ये बच्चे में क्या करता हूँ इसी लाइन चार्ज पे, दिख रहा है ना पूरा, ये जो आपने लाइन चार्ज लिया था पूरा पॉजिटिव दिख रहा है, सिर्फ पूरे पॉजिटिव पे मैं कितनी डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, एक छोटा सा एलिमेंट बेटा आप देखो तो ऐसा आया dx का, ये dx आ गया ना, तो पूछो बेटा ये x डिस्टेंस तुमने एलिमेंट लिया, तो चार्ज कितना होगा, सही ये लैम्डा टू था, यूनिट पे चार्ज कितना होता है लैम्डा टू, तो dx पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा टू dx, तो लैम्डा टू dx इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट p, ये df आ गया। कुछ बच्चे यहीं पे थोड़ा सा उतावले हो जाते हैं, कहते नहीं सर हम तो यहीं से आंसर निकाल देंगे, नहीं बच्चे रुको, ये df आया है, एक बार लिखो तो सही, लैम्डा वन लैम्डा टू dx डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और बच्चे p सबको पता है कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्लियर। अब बच्चे ध्यान से देखो, ऐसा एक एलिमेंट होगा तो एक एलिमेंट इधर भी तो आएगा सर, उसमें भी फोर्स कैसा आएगा सर, रिपल्सिव आएगा, तो ऐसे बेटा कई सारे एलिमेंट बन रहे होंगे, पर मजेदार बात है कि अगर इस फोर्स को बायसिमेट्री देखो तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक थीटा आएगा एक साइन आएगा, तो जो डीएफ साइन थीटा होगा वो तो दोनों के अपोजिट होंगे, और जो डीएफ आएगा अगर उसका थीटा देखोगे तो डीएफ कॉस थीटा बेटा सेम डायरेक्शन में आएंगे,
तो पक्की बताओ बेटा नेट फोर्स कितना होगा सर? नेट फोर्स जितने भी डीएफ कॉस थीटास आएंगे सबका समेशन होगा। तो बच्चे बताओ यहाँ से नेट फोर्स अगर मैं पूछूं तो कितना आएगा? से स्क्यू लाइंस में नेट फोर्स की वैल्यू बताओ बेटा क्या बनी? बोलो। समेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा। जरा आप डीएफ लिखिए तो डीएफ हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 डीएक्स डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। क्लियर? तो जैसे ही देखेगा न्यूटन तो कहेगा यार ये गलत कर रहे हो, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ। इंटीग्रेशन लगा दीजिए। लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और cos थीटा आ गया। बच्चे आप क्या करिए, यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म्स होने तो बाहर ही ले सकते हैं ना। और अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चे एक चीज जानते रहोगे, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, तो जो x की वैल्यू थी वो r tan थीटा हो जाएगी। तो आप इसे लिखोगे dx डिवाइड बाय x की वैल्यू r tan थीटा लिखो तो सही। तो नीचे कितना आ जाएगा? r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट और cos थीटा है ये। देखो बच्चे बड़ा प्यारा सा आंसर आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए बच्चे नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू r sec थीटा आ जाएगी और ये cos थीटा। बच्चे आप ध्यान से देखो आपने क्या लिखा है, x इक्वल टू r tan थीटा। तो क्या dx की वैल्यू बच्चे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगी कैलकुलस के अकॉर्डिंग। तो जहां dx आ रहा था वहां पे क्या लिख देना? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सर ये तो गजब हो गया सर, ये क्या हो रहा है सर? भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, उसके बिना तो बात ना बने। तो आपका बेटा रिलेशन आ गया लैम्डा 1 डिवाइड बाय लैम्डा लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही है। अब बच्चे आर आर कैंसिल, cos थीटा sec थीटा में अगर देखो तो एक sec थीटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपका रिलेशन बेटा क्या आ जाएगा यहाँ से? देखो तो dx की वैल्यू बच्चे क्या बनी थी? r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। x सही लिखा था बेटा, tan थीटा होगा x बार, तो x इक्वल टू r tan थीटा बिल्कुल सही, r कांस्टेंट है, dx इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ बच्चे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी सिंपल सा सॉल्व करने पे क्या आएगी वैल्यू? एक sec थीटा कैंसिल और sec थीटा एक कैंसिल, sec थीटा cos थीटा से आपका d थीटा बचेगा। अरे भाई तो बहुत बढ़िया आंसर। अब d थीटा क्या होगा बच्चे? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो ध्यान से देखो, तुम्हारा थीटा बढ़ते 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 इधर इन्फिनिटी तक जाओगे तो थीटा कहाँ तक जाएगा? पाई बाय 2 तक। और नीचे वाले थीटा लोगे तो माइनस पाई बाय 2 तक। 0 से पाई बाय 2 होता तो सेमी इनफाइनाइट वायर होता। तो यहाँ तो आपको पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो लिमिट क्या आ जाएगी बेटा? फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। और इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 करोगे तो पाई आएगा ना। तो आंसर सिंपल सा बेटा बनता है लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। तो स्क्यू लाइंस अगर दी जाए तो उनके बीच का बेटा फोर्स देखो, एक नई चीज आई कि स्क्यू लाइंस में जो फोर्स आएगा वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। सर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इसलिए आ रहा है, रीजन है तुमने इनफाइनाइट ले लिया ना। तो फोर्स क्लियर है बेटा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्लियर है। तो हमने बेटा फोर्सेस की डिस्कशन कवर किए। लाइन चार्ज का बेटा डिस्कशन इसलिए कराया क्योंकि ये गॉस लॉ के डेरिवेशन में आया था। अगला डिस्कशन आता है बच्चे यहाँ पर, अगर मैं पोटेंशियल के लिए बात करूं तो पोटेंशियल सबने पढ़ा हुआ है बेटा, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होता है बेटा? के क्यूब आर। पढ़ा पढ़ा है ना। तो अगर पूछो बेटा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको निकालना है तो उसमें कोई अच्छा सवाल बेटा नहीं बनता है, बहुत बढ़िया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट चार्ज के बाद पोटेंशियल का एक सवाल ये बन सकता है बेटा, एक शेल ले लीजिए बेटा, दिख रहा है ये शेल बेटा आपने लिया है यहाँ पर, क्या
इस शेल पे बेटा चार्ज कैसा था बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्लियर। अब मैं बार बार तुम्हें पहले दिन से एक बात बता रहा हूँ कि अगर रेडियस आर है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज रखिए बच्चे। इस पॉइंट चार्ज को थोड़ा अंदर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पहले डिस्टेंस कितनी थी, 3r। 3r से इसको 2r की डिस्टेंस तक लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर। चार्ज क्यू जो है बेटा, ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, इस पे चार्ज मूव नहीं कर सकता है, यूनिफॉर्म है। तो क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू शिफ्ट Q0 फ्रॉम 3r टू 2r। 3r से 2r लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। पॉइंट टफ नहीं है। बाहर की दुनिया में Q जो भी है वो फील्ड ऐसा पोटेंशियल देता है जो पॉइंट चार्ज का आता है। तो अगर मैं इस सिनेरियो में तुझसे पूछूं कि से यहाँ वर्क डन की वैल्यू निकाले, तो वर्क डन कैसे निकालोगे बच्चे, मैंने पहले बताया है। Q0 को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क डन होता है Q0 डेल्टा V होता है। Q0 डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल। जहां पे आपने ला के रखा है वो 2r के डिस्टेंस पे, वहां पोटेंशियल KQ/2r होगा। जहां से चला तो वो कितने डिस्टेंस पे था, 3r पे, डिस्टेंस 3r होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 3KQ/6r और ये 2KQ/6r। तो वर्क डन की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, सिंपल आंसर KQ/Q0 डिवाइड बाय 6r। अच्छा बच्चे एक चीज और है, जैसे मूवी फॉरवर्ड इधर चलती है तो तुम इसे यहाँ तक लेके आते हो तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। उल्टा सवाल है कि मैं इसे यहाँ से छोड़ दूं तो इसकी यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी। अरे जब ये उल्टा जाएगा तो यही पोटेंशियल का लॉस होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ v स्क्वायर। तो सवाल दोनों तरीके से बेटा पॉसिबल है आपके। क्लियर। क्वेश्चन ऐसा है, बस थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं बच्चे इसमें, लेकिन ठीक है, ये जेई में पूछा गया है। ये बच्चे आपने ए रेडियस का एक शेल लिया, एक बी रेडियस का शेल लिया, एक चार्ज क्यू को ऐसे डिवाइड किया जिससे चार्ज क्यू थोड़ा किस पे आया, इनर पे, थोड़ा किस पे डाला, आउटर पे, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि दोनों का सिग्मा क्या है बेटे, सेम है। अगर दोनों का सिग्मा सेम है, दोनों का सिग्मा सेम है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कॉमन सेंटर। जो कॉमन सेंटर आएगा बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपका अंदर भी एक शेल है ए रेडियस का, बाहर एक शेल है। चार्ज हमें क्यू लेके दोनों पे थोड़ा थोड़ा बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि किसी पे सिग्मा कम ज्यादा ना हो, दोनों का सिग्मा बच्चे सेम हो। अगर दोनों का सिग्मा सेम हो तो बताइए उस केस में पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर। चार्ज क्यू को बेटा डिवाइड करना है, तो देखा जाए कैसे करें। तो देखो भाई, इसमें अगर सोल्यूशन लिखोगे तो बड़ा बेसिक सा डिस्कशन आता है। जब पोटेंशियल की बात करते हो तो भाई जो अंदर वाला शेल है उस पर चार्ज लिख दिया, चार्ज ऑफ इनर शेल। मान लेते हैं सिग्मा है, तो सिग्मा की वैल्यू बेटा मैंने 4πa² लिखी, सिग्मा लिखा, और इस पे चार्ज कितना आएगा अंदर वाले पे, बोलो बेटा इसका एरिया होगा 4πa², और सिग्मा को 4πa² से मल्टीप्लाई करने पे मुझे इसका इनर का चार्ज मिल गया। ठीक है, ऐसे क्या कुछ चार्ज आपने बाहर भी दिया होगा ऑब्वियसली, सो उस पे भी हमने कुछ चार्ज दिया है। सिग्मा दोनों का बच्चे हमें क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो आउटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 4πb²। तो इनर पे कुछ चार्ज होगा, आउटर पे कुछ चार्ज होगा। क्लियर। अब मैं पूछूं बेटा पोटेंशियल क्या होता है, तो सबको पता है ये जो पॉइंट आपने लिया है ना, ये दोनों शेल के अंदर है, और शेल के अंदर ये लोग कितनी पोटेंशियल देते हैं, तो वो कहते हैं हमारा जो शेल के अंदर पोटेंशियल होता है KQ डिवाइड बाय रेडियस होता है। तो KQ इनर डिवाइड बाय उसकी रेडियस कितनी बेटा A, और KQ आउटर डिवाइड बाय रेडियस कितनी है B। बेटा K लिखो, Q इनर की वैल्यू लिख दो सिग्मा इंटू 4πa²। इनर के लिए बेटा सिग्मा की वैल्यू बेटा बोलो कितने, Q की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू 4πa² डिवाइड बाय B। आउटर पे बोलो कितना होगा, तो सिग्मा 4π इंटू B²।
डिवाइड बाय बी। कुछ कैंसिल होगा बच्चे यहाँ पे? हाँ सर, k सिग्मा 4 पाई कॉमन आ गया है ना, ए कैंसिल हो गया तो इधर a आ गया, इधर b आ गया। k को क्या लिख सकते हो बच्चे, बोलो बोलो, k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, आंसर बड़ा ही सिंपल सा आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू a प्लस b। लेकिन पता है दिक्कत क्या है? बच्चे सिग्मा नहीं दिया गया था, क्यों दिया गया था? तब क्यों कैसे निकालोगे? तो बच्चे देखो ऐसा है कि आपने चार्ज को डिवाइड करना है, अंदर पे चार्ज कितना आया था, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, और बाहर पे कितना चार्ज आया था, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर। ये दोनों मिलके ही तो कैपिटल क्यू बनाएंगे। तो तुम अच्छे बच्चों की तरह सिंपल सिग्मा की वैल्यू लिख देना, सिग्मा कितना हो जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे आंसर रेडी, पोटेंशियल की वैल्यू बोलो बेटा कितनी आएगी, सिग्मा बाय, और सिग्मा तो नहीं लिख सकते ना, सिग्मा तो हमें दिया ही नहीं था, तो आंसर हो जाएगा 1 a प्लस बी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा 2 बाय 4 पाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक तरीके से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे को देख के खुश होंगे और कहेंगे हमें k लिख दो भाई, मैंने कहा ठीक है, k क्यूब डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a प्लस b। ये क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से तो पोटेंशियल के लिए था, मैंने पोटेंशियल का डिस्कशन आपको कराया था। पोटेंशियल के बाद बेटा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप सॉल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे आपने एक डायपोल लिया P और इसको बेटा Q नॉट के सामने रख दिया। मैं मान लेता बेटा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, R था, और क्वेश्चन पूछा गया बेटा इस केस में कि Q नॉट ने P पे कैसा फोर्स लगाया होगा। तो फोर्स ऑन Q नॉट, फोर्स ऑन डायपोल बाय Q नॉट, क्या Q नॉट बेटा डायपोल पे कुछ फोर्स लगाएगा? सर आपने हमें अभी तो पढ़ाया था, उसमें तो बताया था डायपोल पे फोर्स नहीं लगता है। मैं बेटा उस बात से बिल्कुल नहीं हट रहा, पर आप समझो यहाँ पे क्या करना है। तुमने डायपोल इस पर कहाँ रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में? Q नॉट की फील्ड यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकती बेटा। ये Q नॉट आया, ये Q नॉट आया बेटा, और Q नॉट से R डिस्टेंस बेटा आपने डायपोल रखा था। मुझे एक बात बताओ बहुत अच्छे से, जो डायपोल होता है बेटा वो तो हम P दिखा रहे हैं, पर टेक्निकली उस पर एक प्लस Q आ रहा होगा और एक माइनस Q आ रहा होगा। प्लस Q वाली जगह पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस मान ले, और माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस मान ले, दोनों जगह अलग अलग है ना, तो फील्ड भी अलग अलग होगी। तो बताओ नेट फोर्स कितना होगा बेटा, Q जहां पे रखा है वहां पे E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस Q जहां रखा है वहां पे निगेटिव वाले प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बच्चे इसमें से Q इंटू E प्लस माइनस E नहीं लिख सकते? सर E प्लस इंटू E माइनस E बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा। अब तुम क्या करो इसको, तुम कितना चले आगे, तो मान लेते हैं थोड़ा सा आगे गए सर, कितना आगे गए, डेल आर आगे गए। डेल आर मतलब आप रेडियस की डायरेक्शन में ही चलना है, तो आप इसे डेल आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। इसके लिए बच्चे यहाँ जो क्यू डेल आर आएगा और डेल ई बाय डेल आर लिखे, तो क्यू डेल आर ध्यान से ना, क्यू इंटू चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को तो पी बोलते हैं ना। तो अगर डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो, फील्ड रेडियस के उसकी लेंथ के अलॉन्ग वेरी करे, तो फोर्स का फॉर्मूला आता है पी डेल ई बाय डेल आर। अब ध्यान से देखो, डायपोल जहां रखा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी पढ़ोगे, पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कितनी होती है बेटा, के क्यू आर स्क्वायर। के क्यू आर स्क्वायर का अगर तुम डेली बाय डेल आर रेडियल डायरेक्शन में वेरिएशन करने बैठे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2k नॉट डिवाइड बाय आर क्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, पी डेली बाय डेल आर, और p इंटू 2k नॉट डिवाइड बाय आर क्यू। ये बेटा आपका डायपोल पे फोर्स आएगा। बात यही खत्म नहीं होती बेटा, अगर मैं तुमसे पूछता फोर्स ऑन क्यू नॉट बाय डायपोल, सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो दोनों सेम ही होंगे ना। अरे रुको तो सही, क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगता है सबको पता है, क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा डायपोल की फील्ड पे डिपेंड करेगा, और क्योंकि डायपोल के एक्सिस पे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, बोलो 2kp बाय आर क्यूब। तो देखो दोनों आंसर सेम आ रहे नहीं आ रहे, एक कह रहा है p इंटू 2k नॉट डिवाइड बाय आर क्यूब,
और एक कह रहा है क्यू नॉट इंटू के पी बार क्यूब। दोनों कहने सुनने में अलग चीजें हैं, पर मैग्नीट्यूड देखो तो सेम ही है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ वेरीफाई हो गया ना। डायपोल जिस फोर्स से क्यू नॉट को पुश कर रहा होगा, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से बेटा क्यू नॉट भी डायपोल को पुश करेगा। क्लियर? तो हम लोग बच्चे इसमें कोई नया पार्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। आप कोशिश करिए बेटा, जब नेक्स्ट क्लास में आप बैठेंगे तो आप बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को एनसीईआरटी से कंप्लीट करके, बहुत अच्छे से जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट है उसमें से पोटेंशियल को बहुत थॉरली पढ़ के एनसीईआरटी से आप क्लास में आए, तो फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा कैपेसिटेंस पढ़ने सुनने में मजा आएगा। ओके।